दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि पिछले बहुत दिनों से मैंने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, इसके लिए वेरी सॉरी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने तो ये चैनल चलाना लगभग छोड़ ही दिया था, मतलब वीडियो बनाना बिल्कुल ही बंद सा कर दिया था। लेकिन चूँकि अब फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम भी है और तो सोचा कि यार क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए। और पोएम्स का जो सेक्शन है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। द वेस्टलैंड जो है वो चैनल में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वेस्टलैंड मैंने कंप्लीट इस चैनल पे करवा दी है और जो बाकी बच गए टॉपिक कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले वो भी मैं आपको करवा दूँ। तो आज का जो वीडियो होगा वो हमारा होगा फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ स्टडीज़। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये आपको वीडियो देखना चाहिए गाइज, क्योंकि ये जो ऐसे है ओप स्टडीज़, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही शानदार ऐसे है फ्रांसिस बेकन का और बहुत कुछ हमें ये सीखने को देता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रांसिस बेकन के बारे में। सर फ्रांसिस बेकन जो है, इनका जन्म हुआ था 1561 लंदन में। अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो ये प्रोफेशन से एक लॉयर थे, स्टेट्समैन थे, फिलोसोफर थे, पोइट थे, ऑरेटर, एसेइस्ट एंड जूरिस्ट। ये इतने सारे इनके प्रोफेशंस रहे हैं। फ़ोटो में आप देख सकते हैं फ्रांसिस बेकन। क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी और इनको द यंग लॉर्ड कीपर क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है ये, आप इसे याद रख सकते हैं। और ग्रेज इन जो है, यहाँ से इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करी थी। ग्रेज इन से ये एसोसिएटेड थे। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। एक चीज़ आप और विशेष ध्यान रखिएगा, एलेक्जेंडर पोप जो है उन्होंने अपने वर्क ऐसे ऑन मैन में फ्रांसिस बेकन के बारे में लिखा है। ए पार्ट्स एल्योर दी थिंग्स हाउ बेकन साइंड द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये जो लाइनें हैं वो एलेक्जेंडर पोप ने अपनी वर्क में लिखा है फ्रांसिस बेकन के बारे में। अब ध्यान रखिए, जैसे एलेक्जेंडर पोप जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि फ्रांसिस बेकन जो है हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि एलेक्जेंडर पोप ने ये जो लाइन्स है वो किसके लिए कही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने जो एसेज है उनको खुद एक डेफिनेशन दी है। मतलब बेकन के अकॉर्डिंग टू बेकन ऐसे क्या है, आप इस चीज़ को भी याद करके रखिएगा। इन्होंने कहा है कि एसेज आर सर्टेन ब्रीफ नोट्स सेट डाउन रादर सिग्निफिकेंटली देन क्यूरियसली। ये जो लाइन है वो भी आपको हूबहू याद होनी चाहिए। हो सकता है पेपर में ये लाइन दे के या ये भी पूछ लिया जाए कि ये जो है किसकी परिभाषा है या किसने दी है या किसके बारे में दी है ना। तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ये बेकन ने अपने ऐसे के बारे में डिफ़ाइन किया है, एसेज को डिफ़ाइन किया है कि एसेज आर सर्टेन ब्रीफ नोट्स सेट डाउन रादर सिग्निफिकेंटली देन क्यूरियसली। ये इन्होंने ऐसे के बारे में कहा है और इन्होंने जो अपने ऐसे है उनको डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस कहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। बात करते हैं इनके टोटल कितने ऐसे थे। तो इनके टोटल 58 ऐसेज हैं जो 3 एडिशंस में, अलग अलग एडिशंस में पब्लिश हुए थे। सबसे पहला जो इनका एडिशन था वो 1597 में 10 ऐसेज के साथ में पब्लिश हुआ था। ध्यान रख सकते हैं आप इस चीज़ का। सेकेंड एडिशन 1612 में 38 ऐसेज के साथ में पब्लिश हुआ था और थर्ड एडिशन जो है वो 1625 में 58 ऐसेज के साथ में पब्लिश हुआ था। ये 3 एडिशन में इनके टोटल 58 ऐसेज जो है वो पब्लिश हुए थे। टाइटल्स की बात करें तो 1603 में इनको नाइटहुड का टाइटल दिया गया था। उसके बाद में फ्रांसिस बेकन से ये सर फ्रांसिस बेकन हो गए, जो कि हम आज पढ़ते हैं। 1613 में इनको अटॉर्नी जनरल जो है उसका टाइटल मिला। 1618 में लॉर्ड चांसलर का टाइटल इन्हें दिया गया। 1618 में ही बेरन वेरुलम का इन्हें टाइटल दिया गया और 1621 में विस्काउंट सेंट एल्बंस जो टाइटल है ये इनको दिया गया। यहाँ आप ये ध्यान रखिए, ये जो 2 लास्ट वाले टाइटल है वो स्पेशली इन्हीं के लिए फॉर्म किए गए थे। मतलब फ्रांसिस बेकन के अलावा ये दोनों टाइटल किसी और को नहीं दिए गए हैं। बात करते हैं ऑफ स्टडीज़ की। अब ऑफ स्टडीज़ हमारा जो ऐसे है उसको हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट। स्टडीज़ जो है वो डिलाइट के लिए सर्व करती है। मतलब स्टडीज़ से हमें खुशी मिलती है, डिलाइट आनंद मिलता है, जॉय मिलता है।
फॉर ऑर्नामेंट, और हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें स्किल आती है, ऑर्नामेंटल होती है वो लैंग्वेज, उसमें सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट आता है। फॉर एबिलिटी, स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, मतलब स्टडीज़ जो है वो हमें खुशी देती है, वो हमारी भाषा को ऑर्नामेंटल बनाती है, और हमारी जो नेचुरल एबिलिटीज होती है उनको वो काफ़ी शार्प करती है। देयर चीप यूज़ फॉर डिलाइट, और स्टडी का यानी रीडिंग का जो है वो चीप यूज होता है, वो डिलाइट के लिए होता है। वो कब होता है? इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, वो तब होता है जब हम स्टडी को प्राइवेट प्लेस में बैठ करके पढ़ते हैं, यानी अकेले बैठ करके पढ़ते हैं। और रिटायरिंग यानी एक व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है उसके बाद में जब वो अकेला बैठ करके पढ़ता है तो वो सबसे ज़्यादा खुशी देता है। फॉर ऑर्नामेंट, और इसका चीप यूज़ फॉर ऑर्नामेंट वो तब होता है जब हम डिस्कोर्स में, यानी हमारे डिस्कशन में जो हमने बातें पढ़ी है उनको हम जब यूज़ करते हैं तो हमारी लैंग्वेज में वो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज होती है उसका हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर इसका चीप यूज़ होता है ऑर्नामेंट के रूप में। एंड फॉर एबिलिटी, और एबिलिटी के लिए इसका जो चीप यूज होता है वो तब होता है जब हम चीज़ों को जज करते हैं। और डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, मतलब हमारे डे टू डे लाइफ का जो बिज़नेस है, हमारे जो रोज़ाना के काम होते हैं या हमारे जो बिजनेसेस होते हैं उनको हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं, किस प्रकार से उनको हम जज करते हैं, ये एबिलिटी हमें पढ़ने से मिलती है। इसका चीफ यूज, स्टडीज़ का चीफ यूज जो है वो डिलाइट के लिए होता है, वो प्राइवेटनेस में होता है। ऑर्नामेंट के रूप में जो होता है वो तब होता है जब हम कोई डिस्कस करते हैं। और एबिलिटी जो है उसमें जो होता है वो तब होता है जब हम क्या करते हैं, चीज़ों को जज करते हैं और हमारे बिजनेस को मैनेज करते हैं। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, एक्सपर्ट मैन जो होता है वो एग्जीक्यूट कर सकता है और पर्टिकुलर्स को जज कर सकता है वन बाय वन अकॉर्डिंग टू हिम। जैसे मान लीजिए कोई एक्सपर्ट किसी फील्ड में है, कोई एक्सपर्ट किसी फील्ड में है, तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अलग अलग रूप में वन बाय वन करके जज कर सकता है। लेकिन बट जनरल काउंसिल, लेकिन एक आम सहमति जो होती है, द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, और आम जिंदगी के जो अफेयर्स होते हैं उनमें यदि हमें बेस्ट करना है, उनको यदि बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना है तो वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं जो कि क्या है, लर्नेड है, काफ़ी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी स्टडी करी है, वो इस चीज़ को आम जिंदगी के जो अफेयर्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज़ स्लोथ, अब जो फ्रांसिस बेकन है वो स्टडी करने के कुछ नुकसान भी बता रहे हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी बता रहे हैं कि यदि हम पढ़ने में एक लिमिट से ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, यदि हम पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो वो हमारे आलस को दर्शाता है, वो एक आलस टाइप में हो जाता है। टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, और यदि स्टडी की हुई चीज़ों को, यदि जो हमने किताबों से नॉलेज गेन किया है उस नॉलेज को हम बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट के रूप में, यानी हमारी लैंग्वेज को ज़्यादा ओवर ऑर्नामेंटल बना लेते हैं, तो ये हमारे अफेक्टेशन को बताता है, यानी ये हमें ये दिखाता है कि हम जो है चीज़ों को कितना शो ऑफ करते हैं, हमारे नॉलेज का कितना दिखावा करते हैं। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, और यदि हम कंप्लीटली किताबों के द्वारा जो पढ़ा गया नॉलेज है उसी के द्वारा डे टू डे लाइफ में हम जजमेंट करने लग जाए, यानी यदि हम पूर्णतया किताबों के जो रूल्स होते हैं उनको ही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर दें, तो ये एक जो है स्कॉलर का ह्यूमर ऑफ मतलब एक हास्यास्पद बनाने वाली बात हो जाती है, उसकी एक सनक प्रदर्शित करती है। मतलब वो जो आदमी है, जो स्कॉलर है, वो फिर ऐसा लगता है जैसे कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ का जो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ किताबों के पीछे ही है। दे परफेक्ट नेचर, अब ये बात हो रही है स्टडी की, यहाँ हम दे से मतलब स्टडी जो है वो हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ जो होती है उनको परफेक्ट करती है। एंड और आर परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस, और जो स्टडी होती है वो खुद जो होती है वो एक्सपीरियंस से परफेक्टेड होती है। मतलब स्टडी जो है वो हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ को परफेक्ट बनाती है और एक्सपीरियंस जो है वो स्टडी को परफेक्ट बनाता है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स,
और ये जो नेचुरल एबिलिटीज़ जो होती है हमारी, वो नेचुरल प्लांट्स की तरह होते हैं दैट नीड प्रोनिंग, जिनको कि ट्रिमिंग करने की आवश्यकता होती है, जिनको कि छांट करके एक शेप देने की आवश्यकता होती है। नेचुरल एबिलिटीज़ को जो है वो ट्रिमिंग करने की आवश्यकता होती है, और ये जो ट्रिमिंग है वो हम स्टडी के माध्यम से करते हैं। यानी स्टडीज़ जो है वो हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ को शार्प करती है, और एक्सपीरियंस जो है वो हमारी स्टडी का जो नॉलेज है उसको शार्प करता है। एंड स्टडीज़ देमसेल्व्स, और स्टडीज़ जो खुद है, मतलब खुद स्टडी जो है, डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज, वो इतना ज़्यादा, मतलब जितना हमने पढ़ा है वो एक काफ़ी बड़े लेवल पे हमें डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस। लेकिन इन सब चीज़ों को जो हमने नॉलेज गेन किया है वो हमें काफ़ी एक बड़े लेवल तक डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन ज़रूरत होती है कि इसको हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उसमें बाउंड इन किया जाए। मतलब किताबें हमें सिर्फ नॉलेज देती है, लेकिन एक्सपीरियंस हमें ये सिखाता है कि इन किताबों का जो नॉलेज है उसको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। आगे बेकन कहते हैं क्राफ्टी मैन कंटेम्प्ट स्टडीज़। क्राफ्टी यानी चालाक मैन जो होते हैं, चालाक आदमी जो होते हैं, वो स्टडीज़ को कंडेम करते हैं, वो इसकी आलोचना करते हैं। सिंपल मैन जो होते हैं वो एडमायर करते हैं, एंड वाइज मैन जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लीजिएगा। क्राफ्टी मैन जो होते हैं कंडेम करते हैं स्टडी को, सिंपल मैन जो होते हैं वो एडमायर करते हैं, एंड वाइज मैन जो है वो स्टडी को यूज़ करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, और ये जो है वो अपने ओन यूज़ के लिए नहीं करते, खुद के यूज़ के लिए नहीं करते, बट दैट इज़ विजडम, ये एक विजडम है। विदाउट दैम एंड अबव दैम वोन बाई ऑब्जर्वेशन, ये एक विजडम है जो कि ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होती है। इसके अलावा बिना किताब के ज्ञान के अलावा, बिना किताब के नॉलेज के अलावा भी हम ऑब्जर्वेशन से इसको गेन कर सकते हैं। विजडम जो है इसको गेन कर सकते हैं। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, पढ़िए लेकिन इसके लिए मत पढ़िए कि आप किसी का विरोध कर सके, किसी को झूठा साबित कर सके। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि आप किसी को झूठा साबित कर सके। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए कि जो पढ़ा आपने वो टोटली आप प्रैक्टिकल लाइफ आप उसी के अनुसार चलना शुरू कर दो, या आप टोटली उसी को प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल कर लो। आप पढ़िए लेकिन एक लिमिटेशन के अंतर्गत पढ़िए, और जो नॉलेज आप गेन करते हैं उसको बाय द एक्सपीरियंस आप उसको यूज करना सीखिए। नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कस, और इसलिए भी नहीं पढ़िए, इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए व्यक्ति को कि वो बात कर सके, बट लेकिन किस लिए पढ़ना चाहिए? टू वे एंड कंसीडर, नाप तोल सके वो डे टू डे लाइफ के जो जजमेंट होते हैं, डे टू डे लाइफ में कंसिड्रेशंस जो होती है उनको किस लेवल पे लेना है, क्या करना है, कैसे कंसीडर करना है चीज़ों को, ये चीज़ आपको पता लगे, इसके लिए पढ़िए। अब फ्रांसिस बेकन जो है वो बुक्स के बारे में बता रहे हैं कि कितने प्रकार की बुक्स होती है, कैसे कैसे हमें बुक्स के साथ में डील करना चाहिए। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको सिर्फ टेस्ट किया जाना चाहिए। अदर्स टू बी स्वेलोड, और कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको निगल लिया जाना चाहिए, मतलब स्वेलो कर लिया जाना चाहिए। अब निगलने से मतलब ये नहीं है कि किताब को खा लिया जाए, मतलब उनको पूरा का पूरा पढ़ लिया जाना चाहिए। और मैं आगे आपको बताऊंगा इसी ऐसे में, इसकी जस्ट अगले वाली लाइन जो है इसको एक्सप्लेन करेगी। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ किताबें ऐसी होती है जिनको चबा चबा करके डाइजेस्ट किया जाना चाहिए। दैट इज़, और ये कैसे है, मतलब कैसे कि सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि उनको सिर्फ टेस्ट किया जाना चाहिए, मतलब उनको सिर्फ पार्ट्स में पढ़ा जाना चाहिए। जैसे हम किसी फूड की बात कर लेते हैं, उसके थोड़े से हिस्से को हम यदि चख लेते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका कंप्लीट जो टेस्ट है वो कैसा है। तो यदि इसके एक एक पार्ट्स को या थोड़े से पार्ट्स को हम बुक्स को पढ़ लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि ये बुक्स जो है वो कैसे क्या है। अदर्स टू बी रीड आउट बट नॉट क्यूरियसली, और कुछ किताबें ऐसी होती है जिनको हमें स्वेलो कर लेना चाहिए, मतलब पढ़ना तो चाहिए लेकिन ज़्यादा क्यूरियसली इनको नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे हम एक टैबलेट को लिया मुंह में और पानी से निगल गए, वैसे बस इनको ज़्यादा क्यूरियसली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ पढ़ना चाहिए। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली, और कुछ ऐसी किताबें होती है जिनको कम्प्लीटली पढ़ना चाहिए, एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, पूरी लग्न और अटेंशन के साथ में इन किताबों को पढ़ा जाना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डाइजेस्टेड एंड
च्यूड एंड डाइजेस्टेड, वो ये किताबें हैं जिनको एकदम लगन और पूरी मेहनत के साथ में पढ़ा जाना चाहिए, अटेंशन के साथ में पढ़ा जाना चाहिए। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाय डेप्यूटी, कुछ किताबें ऐसी होती है, बेगन कहते हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें हमें खुद नहीं पढ़ना चाहिए, उनकी हमें समरीज सुन लेनी चाहिए, मतलब दूसरे हमारे लिए पढ़ेंगे, दूसरों से हमें ये पढ़वानी चाहिए, दूसरे हमारे लिए पढ़ेंगे और वो जो समरी बना के देंगे वो समरी हम पढ़ लेंगे। कुछ किताबें ऐसी होती है जिनकी सिर्फ हमें समरी पढ़ लेनी चाहिए। एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स, और जो दूसरों के द्वारा इनकी समरी बनाई हुई होती है सिर्फ वो हमें पढ़ लेनी चाहिए। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन ये उन्हीं में होना चाहिए जो कि काफ़ी कम इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, काफ़ी कम इम्पोर्टेंट बुक्स होती है, मतलब जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती उनकी हम सिर्फ समरी पढ़ करके ही काम चला सकते हैं। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, मतलब जो काफ़ी कम इम्पोर्टेंस रखती है उन किताबों के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया और दूसरी किताबों के साथ इम्पोर्टेंट बुक्स के साथ किया गया तो जो डिस्टिल्ड बुक्स होगी, डिस्टिल्ड बुक्स का मतलब जो समरी जिसकी निकाल ली गई है वो बुक्स होगी, वो लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, वो एक डिस्टिल्ड वाटर के अलावा कुछ नहीं होगी। जैसे कि मतलब जो फ्लेसी थिंग्स, मतलब जो आकर्षक तो लगता है लेकिन उसका ना कोई टेस्ट है ना कोई मतलब है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए हमें समरीज उन्हीं बुक्स की पढ़नी चाहिए जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बेकन कहते हैं रीडिंग जो है वो एक आदमी को फुल मैन बनाती है, यानी कंप्लीट करती है। रीडिंग से आदमी कंप्लीट होता है, अपनी जो विजडम होता है उसका डेवलपमेंट होता है। कॉन्फ्रेंस यानी कि जो डिस्कशन होता है उसके द्वारा आदमी जो है वो रेडीमैन बनता है। रेडीमैन मतलब वो एक हाजिर जवाब अपन कह सकते हैं। कॉन्फ्रेंस जो होती है यानी डिस्कशन जो होता है वो करने से व्यक्ति हाजिर जवाब बनता है। एंड राइटिंग ए मैन एग्जैक्ट मैन, राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, और जो राइटिंग होती है वो एक आदमी को एग्जैक्ट मैन बनाती है, यानी करेक्ट बनाती है। इसकी जो लेखन होता है उसमें सुधार जो होता है, वो गलतियाँ जो होती है वो कम होती है राइटिंग से। एंड देयरफॉर, और इसलिए इफ़ ए मैन राइट लिटिल, यदि कोई आदमी कम लिखता है, ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, तो आवश्यकता होती है कि उसकी एक ग्रेट मेमोरी हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेमोरी पावर उसके पास में होनी चाहिए यदि वह कम लिखता है तो। इफ़ ही कन्फर लिटिल, और यदि वह बातचीत कम करता है तो क्या होना चाहिए, तो ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट विट, तो उन्हें एक मतलब ऐसा आदमी जो कम बोलता है, कम बातचीत करता है, उसकी बुद्धि जो है वो काफ़ी शार्प होनी चाहिए, मतलब उसको एक ऐसा उसकी ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि वो कम बोले लेकिन जब भी बोले तो एक अच्छा इंप्रेशन वो छोड़े। एंड इफ़ ही रीड लिटिल, और यदि ऐसा आदमी जो पढ़ता कम है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसको बहुत ज़्यादा चालाक होने की ज़रूरत है। टू सीम, ताकि ऐसा वह प्रदर्शित कर सके, ऐसा दिखावा कर सके, टू नो, वह चीज़ें जानने का, दैट ही डज नॉट नो, मतलब यदि कोई आदमी कम पढ़ता है तो उसको इतना चालाक होना चाहिए कि वह ऐसा दिखावा कर सके। यदि मान लीजिए 5 आदमी बैठे हैं, उन 5 में यदि वो 4 पढ़े लिखे हैं और वो एक नहीं है, तो वो 4 को ये दिखावा कर सके कि वो चीज़ें वो भी जानता है जो ये 4 जानते हैं, ऐसा इतना कनिंग उसको होना चाहिए। आगे बेकन कहते हैं हिस्ट्रीज मेक्स ए मैन वाइज, हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है वो व्यक्ति को वाइज बनाता है, मतलब वो फैक्ट्स होते हैं हिस्ट्री में तो व्यक्ति को वाइज बनाता है। पोइट्री जो है वो विटी बनाती है, इमेजिनेटिव बनाता है, पोइट्री जो है वो आदमी को इमेजिनेटिव बनाती है। मैथमेटिक्स जो है वो रहस्यपूर्ण बनाता है आदमी को रहस्यपूर्ण बनाती है मैथमेटिक्स। और नेचुरल फिलोसॉफी, जो नेचुरल फिलोसॉफी है वो डीप थिंकिंग, मोरल, ग्रेव, लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंट, मतलब नेचुरल फिलोसॉफी है वो आदमी को इस लायक बना देती है कि वो कहीं पे यदि मान लीजिए डिस्कशन कर रहा है तो उस डिस्कशन को एक लॉजिक के साथ में फेस कर सके, इतना उसे एबल बना देती है। इस लाइन का दोस्तों अर्थ है कि जैसा आदमी पढ़ता जाता है वैसा ही बनता जाता है। इस पूरी लाइन का अर्थ है कि जैसा आदमी पढ़ेगा वैसा ही बन जाएगा। नहीं, देर इज़ नो स्टोन्ड एंड इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी रॉट आउट बाई फिट स्टडीज़, मतलब यदि अगर बुद्धि में कुछ बाधा है, यदि अगर माइंड में कुछ बाधा है तो उसको फिट स्टडीज़ के द्वारा
जो है वो सही किया जा सकता है। मतलब यदि विट में कुछ दिक्कत है, कुछ बाधा है, इम्पेडिमेंट है, तो आप उसको स्टडीज़ के द्वारा सही कर सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे डिजीज़ ऑफ द बॉडी, जैसे कि शरीर में यदि कोई दिक्कत हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, तो उसको हम कैसे सही करते हैं, मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज। तो उस रोग की अलग अलग पार्ट्स के रोग जो होते हैं, अलग अलग पार्ट के जो रोग हैं, उनकी अलग अलग एक्सरसाइज के माध्यम से हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि बुद्धि में कुछ दिक्कत हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उसको हम स्टडीज़ के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अब बेकर ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि बोलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन, मतलब बोलिंग जो है वो किडनी के लिए अच्छी होती है, किडनी के लिए अच्छी होती है। शूटिंग फॉर द लंग्स, और फेफड़े और छाती जो होती है उसके लिए शूटिंग अच्छी होती है। जेंटल वॉकिंग जो है वो पेट के लिए अच्छी होती है। राइडिंग जो है वो हेड के लिए अच्छी होती है, एंड लाइक और इस प्रकार अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग एक्सरसाइजें जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अच्छी होती है। सो इसलिए इफ़ ए मैंस विट बी वांडरिंग, यदि किसी व्यक्ति का कंसंट्रेशन नहीं है, उसकी विट जो है वो वांडरिंग इधर उधर घूमता रहता है, उसका मन जो है एक जगह नहीं टिकता, तो कंसंट्रेशन नहीं है, तो लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, उसको गणित पढ़ना चाहिए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ हिज विट बी कोल्ड अवे नेवर, तो उसके बाद में उसकी जो विट है, यदि फिर भी ऐसा होता है, मतलब फिर भी यदि मान लीजिए उसका मैथमेटिक्स पढ़ते हुए भी ध्यान भटकता है, सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसको वापस से दोबारा शुरू करना चाहिए और वहीं से शुरू करना चाहिए। इफ़ हिज विट नॉट बी एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेज, और यदि उसकी विट जो है वो इन चीज़ों में एबल नहीं है कि वो दो चीज़ों में फ़र्क कर पाए, अंतर कर पाए, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन, तो उनको फिलोसोफर्स जो होते हैं उनको पढ़ना चाहिए। फॉर दे आर सिमनी सेक्टर्स, मतलब जो ये लोग होते हैं, स्कूल मैन जो होते हैं, दार्शनिक जो होते हैं, वो काफ़ी मतलब तथ्यों को एक महीन लेवल तक, बहुत ही छोटे छोटे लेवल पर जाकर के तथ्यों का ये एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इन लोगों को, उन व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए जो दो चीज़ों में आपस में जो है डिफरेंसेस नहीं निकाल सकते। इफ़ ही बी नॉट एप्ट टू दैट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलिस्ट्रेट अनदर, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेज, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि उदाहरण नहीं दे सकता ढंग से, मतलब अपनी किसी बात को प्रूव नहीं कर सकता, अपनी बात प्रूव करने के लिए वो एग्जाम्पल्स नहीं इकट्ठा कर सकता, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको लॉयर्स के जो केसेज होते हैं उन केसेज को पढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉयर्स जो है वो अपने केसेज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स का यूज़ करते रहते हैं। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव ए स्पेशल रिसीट, इसलिए प्रत्येक डिफेक्ट जो है माइंड का, उनकी एक अलग अलग रिसीट होती है। मतलब जिस प्रकार बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की एक अलग अलग एक्सरसाइज होती है, उसी प्रकार यदि माइंड में भी डिफेक्ट है तो अलग अलग डिफेक्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है। उस पर्टिकुलर डिफेक्ट के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा जाना चाहिए। ये था हमारा ऐसे फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यदि नहीं आया तो आज मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।